सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्यूरियस माइंड। आज हम देखने वाले हैं पॉलीमर केमिस्ट्री एंड ये जो टॉपिक है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक पॉलीमर केमिस्ट्री। अच्छा, नाम से आपको पता ही है, आप तक इतना तो पता चल चुका होगा। पॉलीमर होता क्या है कि एक यूनिट को आप बार बार रिपीट करते जाओगे तो आपको एक चेन देखने को मिलेगी, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर, है ना। तो इसमें आप कुछ क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलीमर को ऑन द बेसिस ऑफ। सबसे पहले आप देखिए, अपने पास आता है पॉलीमर। पॉलीमर जैसा मैंने अभी बोला, पॉलीमर में होगा क्या, एक उसमें मोनोमर रहेगा जिसको आप रिपीटली ऐड करते चले जाओगे, रिपीट करते चले जाओगे तो वहां से अपने को देखने को मिलेगा पॉलीमर अपने को, ना। फिर आप पॉलीमर को क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट वे से क्लासिफाई कर सकते हो ना। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, है ना। सोर्स आपको कहां से मिल रहा है, नेचुरल सोर्स है ना, या सिंथेटिक किया है, या फिर सेमी सिंथेटिक है, या फिर बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, या फिर क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है ना। फिर अपने पास आता है बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्सेज ना। मॉलिक्यूलर फोर्सेज कैसे हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग है या वीक है ना। या फिर बेस्ड अपॉन पॉलीमराइजेशन, मतलब एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है। इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। जस्ट आपको अभी बता रहा हूं कि यहाँ पे इनके बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते थे, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट मूव करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, है ना। अब सोर्स के बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास नेचुरल पॉलीमर्स। अब नेचुरल पॉलीमर आपको पता होगा ना, जो अपने को ट्रीज वगैरह से मिलते हैं ना, या फिर अपने को नेचर से मिलते हैं पॉलीमर विच आर फाउंड इन नेचर, है ना। लाइक स्टार्च, सेलुलोज, है ना, या फिर नेचुरल रबर, ये क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर होते हैं, है ना। इसके बाद आता है अपने पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब ये क्या होते हैं, कुछ आपको नेचर से मिला था, फिर उसने जो हमने मैन था, है ना, उसने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक, है ना। सेमी क्यों बोला, कुछ नेचर से कुछ मैन मेड, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, है ना। फिर इसका एक और दूसरा थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, वो क्या आएगा, सिंथेटिक पॉलीमर। एंड ये क्या होगा, पूरा पूरा बाय द मैन मेड, है ना। इसको हमने पूरा पूरा मैन मेड नहीं बनाया तो लिखा है ना, मैन मेड पॉलीमर आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर्स, है ना। एग्जांपल पीवीसी देख सकते हो ना, पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइन, है ना, ये सभी एग्जांपल है सिंथेटिक पॉलीमर्स के, ठीक है। नेक्स्ट आता अपने पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे क्लासिफाई करोगे, सबसे पहले अपने पास आता है लीनियर, है ना। लीनियर हमने एक चेन बना दिया ओनली वन डी में ना, रिपीट किया रिपीट किया रिपीट किया ना, कुछ ऐसी चेन बन गई, है ना। अब नॉर्मल बना रहा हूं मैं तो कार्बन दिख रहा होगा लेकिन आपको, बट नॉर्मल बोल रहा हूँ कि कार्बन को छोड़े कुछ अलग चेन रहेगी जिसको हम पॉलीमर बोल रहे हैं ना। बस एक वन डी में आप रिपीट करें उसको बोल देंगे लीनियर पॉलीमर, है ना। मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्टेट चेन, वो क्या हो जाएगा, एक लीनियर पॉलीमर हो जाएगा। और आपको कुछ एग्जांपल भी देखने को मिले, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, जैसे दिस आर वेल पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक रहती है इनकी, है ना। एंड हाई डेंसिटी रहती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है ना। एंड एग्जांपल भी कुछ दिए हैं आपको, जैसे सेलुलोज हो गया, है ना, सिल्क हो गया, नाइलॉन हो गया, है ना। ये सब एग्जांपल किसके, लीनियर पॉलीमर के, है ना। देन उसके बाद आता है अपने पास ब्रांच चेन पॉलीमर, है ना। अब ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होगा, आपने अभी देखा ऐसा कुछ था, है ना, लीनियर पॉलीमर था बेसिकली। उसमें क्या कर दिया हमने, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए साइडों में, है ना। कुछ यहाँ से स्टूडेंट निकल रहा होगा, कुछ यहाँ से निकल रहा होगा, फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ से निकल रहा होगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन पॉलीमर, है ना। पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट ए ब्रांच चेन, है ना। ब्रांच चेन आ जाएगी उसमें कंस्टिट्यूट साइड में, है ना। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज वजह से हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, लोअर डेंसिटीज, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर, ठीक है। एग्जांपल कुछ दिए हैं यहाँ पे ना, जैसे ग्लूकोजन हो गया, है ना, ग्लूकोजन, अमाइलोपेक्टिन, ये सभी क्या है, लो ब्रांच चेन पॉलीमर के एग्जांपल है ना। थर्ड वन क्या है क्लासिफिकेशन, क्लोज्ड लिंक्ड और थ्री डायमेंशनल पॉलीमर, है ना। अब इसमें आपको पता होगा, नाम से दिख रहा है थ्री डायमेंशनल पॉलीमर, है ना, मतलब बहुत सारी ब्रांच बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ठीक है ये पढ़ा था ऐसा ऐसा, है ना। अभी थ्री डायमेंशनल या फिर क्लोज लिंक्ड है, ये क्या होगा, एक ब्रांच ऊपर की तरफ निकल रही है, ब्रांच नीचे की तरफ निकल रही है ना, तो ऐसा जाल सा बन जाएगा पूरा 3D में, ऊपर नीचे बहुत सारी ब्रांच निकलेगी, तो इसको हमने क्या बोल दिया, क्रॉस लिंक या फिर थ्री डायमेंशनल पॉलीमर, सिंपल है ना। व्हेन लीनियर पॉलीमर चेन आर टुगेदर टू फॉर्म थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड दिस इज नोन एज क्रॉस लिंक पॉलीमर। इजी है ना। कुछ एग्जांपल भी दिए रहेंगे। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज भी है ना, दीज पॉलीमर्स आर हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल, है ना। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स आर ऑलवेज कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, इसके लिए वेट कीजिए, है ना। देन अपने पास आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना, कि उनके बीच में फोर्सेस कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, उसके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है अपने पास इलास्टोमर। अब इलास्टोमर क्या होता है, पॉलीमर्स
in which the intermolecular forces of attraction between the polymers chains are weakest, है ना। तो पॉलीमर चेन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक रहेगी, है ना। अच्छा, वीक फोर्सेज आपको पता है कौन सी होती है, वीक वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो वीक फोर्सेज की वजह से यहाँ पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, इसको बोल दिया इलास्टोमर, है ना। एंड वो कुछ भी यहाँ पे कुछ इसके बारे में दिया है, these polymers consist of randomly coiled molecular chains of irregular shape, है ना। शेप कैसी होती है इनकी, इरेगुलर होती है। एग्जांपल कुछ याद रखने हैं आपको ना, नेचुरल रबर हो गया, बुना एस हो गया, बुना एन हो गया, है ना। ये किसके एग्जांपल है, इलास्टोमर पॉलीमर्स की, है ना। देन इसके बाद आता है अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फाइबर्स, है ना। अब फाइबर्स नाम तो सुना होगा सभी ने, बट इन टर्म्स ऑफ पॉलीमर यहाँ पे डेफिनेशन क्या है इसकी, दिस पॉलीमर इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। उसमें क्या था, इलास्टोमर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीकेस्ट था, और यहाँ पे क्या अपने पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। इसे बोल सकते हैं यहाँ पे में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, तो उस बेस पे हमने क्या बोल दिया यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी दी है, फाइबर्स आर हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लीस्ट इलास्टिसिटी, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, एंड लो सोल्यूबिलिटी, कुछ प्रॉपर्टीज भी दे दी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या आता है अपने पास, थर्मोप्लास्टिक, है ना, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक, है ना। अब देखिए बोर्ड्स में डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन कुछ पॉइंट लिखो, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक, या फिर इलास्टोमर एंड फाइबर्स में डिफरेंशिएट लिखो, है ना। पूरा आपका 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इजीली आप कुछ प्रॉपर्टी लिख देते, पहले उनको डिफाइन कर देना था क्या डिफरेंस है दोनों में, कुछ एग्जांपल लिख दो भाई, हो गया, कुछ प्रॉपर्टी लिख दो उनकी, हो गया, सिंपल, है ना। अब थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिक क्या होते हैं, हमने देखा इलास्टोमर में सबसे वीक फोर्सेज वाले आते हैं, है ना, और वहीं पे फाइबर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज वाले आते हैं। अब थर्मोसेटिंग और प्लास्टिक वाले पॉलीमर्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच की रेंज की, है ना, जो इलास्टोमर से जो क्या होते हैं थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और फाइबर से थोड़े कम होते हैं, है ना, उनको किस में कैटेगरी में रख देंगे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में, ठीक है। लिखा भी है यहाँ पे, इन थर्मोप्लास्टिक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इन बिटवीन दोज ऑफ इलास्टोमर एंड फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे ना, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, जैसे थर्मोप्लास्टिक को जब आप थर्मोप्लास्टिक बिकम सॉफ्ट एंड विस्कस ऑन हीटिंग ऑन एंड रिजिड ऑन कूलिंग। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं जब हम उनको हीट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और बाद में ठंडा करोगे अगेन रिजिड हो जाएंगे। मतलब ये अगेन आप जब इनको हीट करने से आप इनको दोबारा शेप में ला सकते हो, हर बार आप जब इसको हीट करोगे तो आप इसको नई शेप दे सकते हो, बट थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में ऐसा नहीं होता, है ना। और यहाँ पे आपको दिया भी होगा, हीटिंग करने पे आप रिजिड हो जाते हैं और दोबारा से कुछ नई शेप दे सकते हो, एग्जांपल भी दिए हुए यहाँ पे, पॉलीथीन हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है, दिस पॉलीमर हैव लो मोलिकुलर मासेस एंड सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, दिस पॉलीमर्स आर हार्डर एंड इनफ्यूजिबल, है ना। अगेन यहाँ पर आप जब इसको हीट करोगे तो अगेन यहाँ पे दोबारा नई शेप नहीं दे सकते इसको, ठीक है, रिजिड ही रहते हैं। अगर आप इसको हॉट गर्म कर लिया तो ये रिजिड ही रहते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिए भी है, यहाँ पे बेकलाइट हो गया, है ना, बेकलाइट बनता किससे, यहाँ पे वो सब बताया गया है ना, तो ये सब हमें भी देखने वाले हैं एग्जांपल से कैसे बनता है ये सभी। तो ये हो गया अपना ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेक्स्ट आता है अपने पास क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन पॉलीमराइजेशन, है ना। सबसे पहले आता है अपने पास एडिशनल पॉलीमर। अब एडिशनल पॉलीमर क्या है, कुछ नहीं, जैसे हमने अभी देखा पॉलीमर बने कैसे, एक मोनोमर था, मोनोमर को ऐड किया, मोनोमर को ऐड किया, मोनोमर को ऐड किया, तो इस तरह से एक सब्सटेंस को ऐसे ऐड करते 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 एडिशनल ऐड कर रहे हो, तो वहां से उसको नाम दे दिया हमने एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर आर दोज इन विच एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस, सीधी सी बात है ना भाई। फिर इफ मोनोमर इज इथाइलिन देन एडिशन पॉलीमर में बी आइदर लीनियर पॉलीमर, ब्रांच भी हो सकता है या फिर लीनियर भी हो सकता है। एग्जांपल भी दिया यहाँ पे, है ना, पॉलीस्टाइन वगैरह जो भी आप देख लेना एग्जांपल्स, है ना। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म दी होगी यहाँ से आई थिंक, अच्छा ठीक है, इससे पहले आपको दिया भी हो ना, हमने अब ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे एक मोनोमर दिया है, उसको अगर आपने n टाइम्स रिपीट किया तो आपको कुछ ऐसा पॉलीमर देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, इससे जुड़े कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, ये इनके मोनोमर है, आप 1,3-ब्यूटाडाइन को अगर n टाइम्स रिपीट करोगे तो आपको पॉलीब्यूटाडाइन इनका पॉलीमर देखने को मिलेगा। जस्ट 2 एग्जांपल, और ये भी देख सकते हो ना, जस्ट सिमिलर। अच्छा, इसके बाद में आती है जो हमने एडिशनल पॉलीमर की देखा उसकी मैकेनिज्म, है ना। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में आता है अपने पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे क्या हुआ, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या हुआ, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन आपने ऑर्गेनिक में भी देखा हो, कब होता है, जब अपने पास बेंजोइल पेरोक्साइड, है ना, मतलब पेरोक्साइड जैसा कुछ हो, है ना, या फिर सच एज डाई ऑक्सीजन,
एसिटाइलिन पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड हो गया, O2 हो गया ना, वहां से जब H पोटेंशियल में क्या बनाते हैं, रेडिकल बनाते हैं, एंड देन वहां से अपने पास 3 स्टेप में वहां से अपने पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं, इसमें चेन इनिशिएशन, टर्मिनेशन एंड वगैरह वगैरह, प्रोपेगेशन वगैरह, हम जो 3 मैकेनिज्म पढ़ते हैं वही सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, है ना। जैसे हम शुरुआत करें देखें तो सबसे पहले अपने पास आता है चेन इनिशिएशन स्टेप, है ना। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम सबसे पहले मैंने अभी जैसे बोला कि अपने पास बेंजोइल पेरोक्साइड होगा या फिर O2 होगा, वो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जब इन द प्रेजेंस ऑफ HNO वहां से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, है ना। तो यहां से अपने पास बेंजोइल पेरोक्साइड है, ठीक है। अब आपको पता है ये हेटेरोमोलिक्यूल है, तो यहां से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, बाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे, तो क्या होगा, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, तो ऑब्वियस सी बात है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइल फ्री रेडिकल देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा मिला देखने को। अब आपको पता हो यहां से O पे रेडिकल बना है, तो ये स्टेबल नहीं है अपने आप में, तो क्या करना चाहेगा, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए यहां से एक और मॉलिक्यूल तोड़ देगा भाई ऐसे, है ना, एक ऐसे टूटा और एक ऐसे टूटा, तो आपको देखने को मिलेगा यहां से C6H5 रेडिकल देखने को मिलेगा, और दूसरा यहां से क्या देखने को मिलेगा, इस पे एक रेडिकल प्लस, और यहां से क्या था, CO पे रेडिकल था यहां पर, फिर डबल बॉन्ड O, अच्छा यहां से ये वाला बॉन्ड टूटा, इस पे कार्बन पे भी एक रेडिकल बनेगा इस तरह से, है ना। तो अगेन यहां से रेडिकल जुड़ करके अगेन यहां से बॉन्ड बना देंगे, और यहां से क्या बना देंगे, CO2, है ना। तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, CO2 का मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा ना, तो बेसिकली 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यहां से बाहर निकल जाएगा, है ना। देन यहां से नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या आता है, जब आपने जो अपने रेडिकल बना है ना, फिनाइल फ्री रेडिकल बनाए, उसको जब फर्दर आपने ट्रीट कराया इथाइलिन मोनोमर के साथ, इसी मोनोमर के साथ ट्रीट कराएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, ये तो अपना इंटरमीडिएट जैसे हो गया, है ना। फिर आपने इसको ट्रीट कराया, तो अगेन यहाँ से मैकेनिज्म ऐसे टूटेगा, ऐसा टूटेगा, एक रेडिकल यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा, एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा ना, तो रेडिकल आपस में फॉर्मेशन करके आपस में इस तरह से अटैच हो जाएंगे, और इस पे रेडिकल एज इट इज रह जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट स्टेप, ये तो ऑब्वियस स्टेप पहला क्या था, चेन इनिशिएशन, मतलब चेन स्टार्ट कैसे होगी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल से, ऑब्वियस सी बात है ना। नेक्स्ट अपने पास आता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, है ना, चेन आगे कैसे बढ़ेगी। अब देखो हमने अभी यहां तक देख लिया था, C6H5 अटैक कर रहा था इथाइलिन पे, है ना। फिर फर्दर यहाँ पे रेडिकल बना, फिर एक और इसका मॉलिक्यूल लेके आओ भाई इथीन का, है ना। इसे क्या करेगा, फिर से इस पे अटैक करेगा, ये से टूटेगा बॉन्ड, इस पे फिर एक और फिर से रेडिकल आएगा, है ना। फिर से अगेन आप अगर एक और मॉलिक्यूल लेके आएंगे तो फिर से अटैक करेगा, तो इस तरह अगर n टाइम्स रिपीट करते 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 चले गए तो आपको इस तरह से एक चेन देखने को मिल जाएगी, है ना। तो इसी स्टेप का नाम था चेन प्रोपेगेशन स्टेप, है ना। अब टर्मिनेशन की बारी आई, टर्मिनेशन मींस जो फ्री रेडिकल बना है वहां से भी उनको बनाकर, जो प्रोडक्ट बनना है उनको बनाकर खत्म करो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा जो अपना फ्री रेडिकल बना था ये n टाइम्स वाला, है ना, ये बन गया एक, तो है ना। तो हमने क्या किया, एक तो फ्री रेडिकल अपने पास ये है ना। अब यहां से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये खुद का इसका प्रोडक्ट है, मतलब जो खुद ने भाई ये बनाया फ्री रेडिकल ना, सेम अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अटैच करके एक पूरा पॉलीमर बना देगा, समझ रहे हो। जो हमने यहाँ पर फ्री रेडिकल की हेल्प से यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनाया था, उस इंटरमीडिएट के साथ आपस में कंबाइन करके उसके 2 मॉलिक्यूल खुद के साथ ही, है ना। तो यहाँ से क्या दे रहा था, पॉलीइथाइलिन दे रहा था, तो वो पॉलीमर बन रहा था, है ना। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकता है ये, है ना, अपने इस स्टेप में क्या करना है, जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं उतने बनाने हैं। पहला प्रोडक्ट क्या हो सकता था, अपने ही एटम के साथ, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाए। दूसरा क्या हो सकता है, यहां से आपको दिख रहा हो, पहला तो ठीक है हमने ये वाला बनाया ना, पहला बना दिया हमने। दूसरा क्या हो सकता है, आइदर इसको भूल जाओ अभी ना, अब मैं बोलूं यहाँ पे कुछ ऐसा ना हुआ, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर मैं इसको हाइड्रोजन को हटाऊं, हाइड्रोजन को ऐसा हटा भी दिया मैंने, यहाँ पे लगाता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन ये, है ना। अब ऐसा सोचो अगर इसने ये हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया भाई, है ना, बाहर निकलेगा तो इस पे अगर इस यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो यहाँ से क्या होगा, इस पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ऐसे जैसे हाइड्रोजन बाहर निकला रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और एक H रेडिकल बाहर निकल गया। अब अगर इसका एक और मॉलिक्यूल हुआ, है ना, तो यहाँ से क्या हुआ, अब चीज पहले देखो, जिसमें से यहाँ से हाइड्रोजन निकला था वहां से रेडिकल मिला करके कुछ इस तरह प्रोडक्ट जनरेट कर दे, बेसिकली जो ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ से H निकला रेडिकल जनरेट, तो ये H रेडिकल बना करके यहाँ से बना दिया इसने, पॉलीथीन बना दिया सिमिलरली, है ना।
फिर यहां से एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक इसने ये बना दिया, अगर फिर अगेन अपने पास एक और इसका मॉलिक्यूल रहेगा, है ना, जिसमें सिमिलरली यही वाला, अब यही तो सेम इसका एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखो हमने अभी क्या किया था, यहाँ से एक एच रेडिकल निकाल दिया था, है ना, तो यहाँ से दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, जो यहाँ से एच रेडिकल निकला है वो आकर भी हो सकता है इससे अटैच हो जाए, ये एच रेडिकल, है ना, इस तरह से आपस में ये जुड़ जाए और यहाँ से ये बना दे, है ना। तो यहाँ से जो अपने लास्ट टाइम में क्या करना था, जितने नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते थे उतना अपने को बनाना था, और यहाँ से 2 प्रोडक्ट पॉसिबल यहाँ से बन सकते थे, ठीक है। तो ये थी इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फिर देखो, फिर आती है कैटायनिक मैकेनिज्म। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो अपनी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बेसिकली, है ना। अब इसमें भी देखो क्या होगा ना, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटोनिक एसिड सच एज H2SO4, AlCl3, BF3, है ना। आपको पता हो BF3 है, AlCl3 है ना, ये लुईस एसिड की प्रेजेंस, लुईस एसिड होते हैं और अच्छे से एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से बेसिकली काम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, काम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना, ये तो काम है इनका। तो यहाँ से आपने क्या किया, आपके अगर पास 2 मिथाइल प्रोपीन है ना, अगर आपने डाला H2SO4, AlCl3, BF3 वगैरह, तो यहाँ से क्या होगा, काम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे लिखा भी ना, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटोनिक एसिड, प्रोटॉन प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। जैसे ही आपने कुछ प्रोटॉन प्रोवाइड कराने वाला यहाँ से रिजेक्ट डाला, तो यहाँ से क्या होगा आपको पता है, झट से यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा ये वाला, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। इसने प्रोटॉन ले लिया तो क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास केटायन का फॉर्मेशन। जैसे ही केटायन का फॉर्मेशन होगा, अभी आपको पता है ये वाला क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बोटाइन क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो यहाँ से आपके पास अगर एक मोर मॉलिक्यूल रहा अल्कीन का, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस है ना, यहाँ पर इसने क्या किया, अटैक। जैसे अटैक किया तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, देखने को मिला। जैसे इसने अटैक किया तो यहाँ पर ठीक है, एक ने तो अटैक कर दिया, बट एक पे आपको कार्बोटाइन देखने को मिलेगा। इसने अटैक किया ना भाई ऐसे, इसमें तो कार्बोटाइन देखने को मिलेगा, तो अगेन यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। फिर अगेन आप फिर से एक और मॉलिक्यूल लेकर आओगे, फिर आप बस एंड टाइम रिपीट करते चले जाओगे, फिर इस तरह भी आपको एक पॉलीमर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये इस तरह आप सोच सकते थे कैटायनिक की, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की यहाँ पर मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आता अपने पास अनायनिक पॉलीमराइजेशन, है ना। जैसे फ्री रेडिकल में क्या था, रेडिकल बन रहा था, कार्बोटाइन में क्या था, कार्बोकेटाइन बन रहा था, है ना। और अनायनिक मैकेनिज्म में क्या होगा, कार्बोनाइन बन रहा होगा, है ना। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इन अनायनिक पॉलीमराइजेशन कब टेक प्लेस होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज NH2, NaOH, KOH, है ना, एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो, है ना। तो आपको पता हो यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में होगा। अब बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा भाई, जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन होगा, है ना। तो यहाँ से आपको पता है यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक विड्रॉइंग ग्रुप -I वाले इफेक्ट वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप क्या लगाते हैं -I। तो यहाँ से ये वाला क्या ग्रुप जो हाइड्रोजन जो क्या एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये बेस क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन को निकाल देगा, और जैसे ही निकाला यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोनाइन। अभी कार्बोनाइन बना तो क्या करेगा, अटैक, फर्दर अटैक। तो यहाँ से इस पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज बना, एंड फर्दर फिर जैसे हमने उसमें देखा था एक यूनिट बन गई, फिर इसे एक ला रहे हो, फिर से अटैक, फिर से अटैक, फिर से अटैक, इस तरह से n टाइम्स करने पे आपको पॉलीमर देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये कैटायनिक और अनायनिक मैकेनिज्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, फ्री रेडिकल वाली ना, इनको तो आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको ज्यादा इतना वो नहीं लग रहा हो तो, बट फ्री रेडिकल स्किप मत करना भूल कर भी। अब फिर आता है अपने पास कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। अब देखो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है बेसिकली, जैसे एडिशन पॉलीमर हमने क्या देखा था, एक यूनिट बार बार जुड़ जा रही थी, है ना। अब कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होगी, 2 अलग अलग यूनिट रहेगी, या तो हो सकता है मान लो एक यूनिट ए ये बी है, मे बी ए भी हो सकता है ना, ए बी हो सकता है और ए भी हो सकता है, जुड़ेंगे ये भी, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पर है ना स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, इनका एलिमिनेशन होगा, है ना। मैं बोलूं एक वाले ग्रुप में ना टर्मिनल पोजीशन पे NH2 ग्रुप है, और एक मैं बोल दूं यहाँ पे ना एसिड वाले COOH ग्रुप है, तो यहाँ से क्या होगा, OH एसिड का OH, और यहाँ से NH2 का H, यहाँ से H2O बाहर निकाल देगा, और NHCOO के बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको स्मॉल वाटर के मॉलिक्यूल या फिर अल्कोहल के मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होते हुए दिखाई देंगे, है ना। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर इज आल्सो नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, है ना। और यहाँ पे दिया भी हुआ आपको क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, यहाँ पे एटलीस्ट अपने को 2 फंक्शनल ग्रुप चाहिए, है ना। मे भी सेम ही हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। एग्जांपल भी आपको दिए हुए, देखो एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे जो अभी बताया मैंने, है ना। इस ग्रुप में क्या है, NH3 ग्रुप है, तो इसमें एसिडिक ग्रुप है, तो यहाँ से क्या होगा,
इन दोनों में से वाटर का एलिमिनेशन होगा और यहाँ से NH COO बन गया बॉन्ड, है ना। समझ पा रहे हो ना इस बॉन्ड, इस चीज को। ये ऐसे था, ये N और H2 यहाँ पे लगा दो भाई, है ना। ये NH2 कैसे आएगा, ये NH3 नहीं आना चाहिए, तो NH2 ही होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे क्या है, ये N, ये H, यहाँ पे लगाओ H और यहाँ पे है HOCOO, है ना। ऐसा कुछ ग्रुप था। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, वाटर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको अमाइड बनता हुआ दिखेगा ना। इसको हमने बोल दिया यहाँ से कि यहाँ से अपने पास कैसा है, कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। जस्ट इसी के एग्जांपल, इसमें सिमिलरली अपने पास, और यहाँ से भी देखिए अगेन वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से OC डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसमें भी जस्ट सिमिलर, इसमें क्या किया है इसने, सेम यूनिट को रिपीट किया है। यहाँ से पॉलीमर अगेन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिखा भी है ड्यूरिंग कंडेंसेशन एलिमिनेशन ऑफ वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, HCl हो गया, इनका कंडेंसेशन या बाहर एलिमिनेशन आपने को देखने को मिलता है कंडेंसेशन पॉलीमर में, है ना। तो ये हो गया अपना कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो भाई, अच्छा इसके बाद नेचुरल रबड़, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता होगा, आपको एक ट्री से मिलता है ना। यहाँ से वहां से अपने क्या कलेक्ट करते हैं हम, लैटेक्स, है ना। और वहां से अपने पास नेचुरल रबड़ की फॉर्मेशन देखने को मिलती है ना। इसका एग्जांपल भी दिया, नेचुरल रबड़ के एग्जांपल याद रख लेना भाई एक दो ना। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है पॉली आइसोप्रोपेन, एक नेचुरल आइसो रबड़ है, इसको याद रख सकते हो आप ना। उसको n टाइम्स जोड़ोगे तो वहां से अपने क्या मिलेगा, नेचुरल रबड़ देखने को मिलेगा ना, वही। इसके बाद आता है होमोपॉलीमर। अब होमोपॉलीमर में क्या है भाई, होमोपॉलीमर में क्या है, मोनोमर ऑफ दिस क्लास इज टू सब्स्टिट्यूटेड वेयर G इज दिस, है ना। अब होमोपॉलीमर में क्या होगा, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उसमें G क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, CH3 हो सकता है ना। कहने का मतलब क्या है, एक जैसी कुछ ब्रांच होगी वो आपको n टाइम्स रिपीट करनी है, जिसमें कुछ इस तरह का सेटअप देखने को मिलेगा। और G यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, CH3 हो सकता है ना। और वो ऐड कैसे होगा, वो आया था कैटलिस्ट, जिगलर नेटा कैटलिस्ट। जैसे बताता हूँ जिगलर नेटा कैटलिस्ट क्या हो सकता है, याद रख सकते हो आप फर्दर। जैसे हाँ अपने पास देखो ये कुछ दिख रही है अल्कीन टाइप, आपने इसको n टाइम्स ऐड किया इन द प्लेस ऑफ जिगलर नेटा कैटलिस्ट। अब देखो जिगलर नेटा कैटलिस्ट क्या हो सकता है, ये एज इट इज आ सकता है ना बोर्ड्स में भी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ये क्या होता है, TiCl3 प्लस AlC2H5 ट्वाइस Cl, है ना। इसको बोलते हैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट, याद रख सकते हैं इसको ना। इसकी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ से n टाइम्स ऐड करते हैं और यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा होमोपॉलीमर, है ना। फिर आता अपने पास कोपॉलीमर, है ना। अब कोपॉलीमर में क्या होगा, कोपॉलीमर आर ड्राइव्ड फ्रॉम टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर। उसमें क्या था, होमोपॉलीमर में हम होमो से नाम से पता लग रहा है ना, होमो मतलब सेम टाइप के आप मोनोमर ऐड करते चले जा रहे हो। कोपॉलीमर में डिफरेंट टाइप के पॉलीमर जो है आप ऐड करते चले जा रहे हो। कुछ एग्जांपल भी दिए, बुना एस हो गया, बुनाइन हो गया, ब्यूटाइल रबड़ हो गया, ABS रबड़ हो गया, है ना। इन सभी को आप याद कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा इसके बाद यहाँ से ना आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, कुछ क्या है इसमें पॉलीमर में काफी चीजें याद रखनी पड़ेगी। बट जैसे बुना N हो गया, बुना S हो गया, ये बनता कैसे, उसमें जो पॉलीमर ले रहे हो AB जो भी है या फिर AA जो भी है, वो ले कौन सा ले रहे हो ना, उनको याद रखना पड़ेगा। जैसे बुना S में आप किसको लेते हो, हाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाँ यहाँ पे लिखा भी है बुना S रबड़ इज ए कोपॉलीमर ऑफ 3 मोल्स ऑफ ब्यूटाडाइन एंड 1 मोल्स ऑफ स्ट्रैंड, है ना। यहाँ से क्या है, किसको लिखना है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटाडाइन एंड 1 मोल ऑफ स्ट्रैंड, है ना। यहाँ से आपको क्या किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, बुना S का, है ना। जैसे सिमिलर आपको बुना N का भी है। तो लास्ट में ना आपको एक टेबल प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आपको पूरा से याद रखने में हेल्प हो। जैसे देखो हमने अभी देखा था, अच्छा बुना N, ये था बुना N, ये था बुना S, है ना। यहाँ पे इसमें क्या फर्क है, यहाँ से बुना N इज obtained by co-polymerization of butadiene and acryl nitrine journal proposed for rubber and acrylonitrile और GRA, है ना। अब यहाँ से देखो इन दोनों के जो A है मान लो ये B है ना। यहाँ से अगेन
बार बार इसको रिपीट करते जा रहे हो, अगेन आपको देखने को मिलेगा बुना एन का फॉर्मेशन। उसी तरह बुना एस का भी हमने देखा था। अच्छा ये किसके लिए था, एक सेकंड ना, अच्छा ये था अपना बुना एस के लिए था, ये किसके लिए, बुना एस है ना, और ये है बुना एन, ठीक है, ये है बुना एन, है ना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो बुना एन है वो कौन से दो पॉलीमर से बनता है ना, तो एक ब्यूटाडाइन हो गया, या फिर इस केस में स्ट्रेन हो गया है ना, इस केस में अपना एक्रो नाइट्राइल हो गया है ना। इन दोनों को आपस में जब रिपीट करोगे तो अपने को बुना एन एंड बुना एस देखने को मिलता है ना। इस तरह अपने पास और भी पॉलीमर है। अच्छा यहाँ से एक चीज यह भी याद रखना, क्वेश्चन यहाँ पे दिया, अच्छा क्वेश्चन ये, पॉलीमर जो बुना एस होता है उसका एक अदर नाम भी होता है, उसको क्या बोलते हैं हमसे, SBr पॉलीमर, है ना। ये भी यहाँ से अच्छा चीज थी, यहाँ से आपको बुना एस आपने रटाओ और क्वेश्चन ने पूछ लिया SBr पॉलीमर किससे बनेगा, तो यहाँ से फिर आप चक्कर आ जाओगे ना, आपको दूसरा अल्टरनेट नेम भी याद होना चाहिए था इसका। अच्छा फिर देखो अपने पास एक टर्म आती है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब ये क्या होती है, अब इसमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे कोई पॉलीमर है, हमने देखा कि उसको एन टाइम रिपीट कर रहे हो, अब ठीक बात है ना, बट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या होता है, यहाँ से अपना उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे होते हो। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, यहाँ से आप क्या ऐड कर दे रहे हो, बीच में सल्फर ऐड कर दे रहे हो। मैं बोलूं कि जैसे आपने ये कोई पॉलीमर था, है ना, ये कोई जैसे पॉलीमर था, है ना, मान लो ऐसे पॉलीमर आप एन टाइम्स ऐड कर रहे थे, बस आप जस्ट क्या कर रहे हो, उसमें बीच में ना सल्फर की लिंकेज जोड़ देते हो भाई, है ना, कुछ इस तरह से बीच में सल्फर की लिंकेज करा दी दोनों की, है ना, देन उसको ऐड कर दिया, तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। और किस लिए यूज किया जाता है कि आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सको पॉलीमर की, इसलिए यहाँ से वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का कॉन्सेप्ट आया। पढ़ भी सकते हो यहाँ से, नेचुरल रबर इज सॉफ्ट एंड स्टिकी एंड बिकम्स इवन मोर सो एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर, है ना, इसलिए देयरफॉर रबर इज जनरली यूज्ड इन दिस टेम्परेचर, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी जो इलास्टिसिटी, अब देखो ये बात नहीं है कि हमने इसको सल्फर ऐड कर दिया तो यहाँ से इलास्टिसिटी चली जाएगी, है ना, बस यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो उसकी बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है इसकी इलास्टिसिटी मेंटेन ही रहती है। इट हैज ए लार्ज वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखी है ना। नॉर्मली ये रहता है ना, नॉर्मल जो स्ट्रेंथ रहती है पॉलीमर की वो कम रहती है, बट जैसे हम यहाँ से वल्कनाइजेशन करते हैं, सल्फर का एडिशन करते हैं, देन यहाँ से इसकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ वो बढ़ जाती है। जैसे आपको यहाँ पे दिया भी होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप, जैसे नॉर्मल अपना कुछ पॉलीमर था, एक पॉलीमर ये है, सेकंड पॉलीमर ये है, आपने क्या किया, जैसे मैंने अभी बताया सल्फर की लिंकेज, है ना, देन उसको रिपीट कर दिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, है ना। बस वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप उसको सल्फर की लिंकेज करवा दे रहे हो बीच में। फिर अपने पास आता है नायलॉन, है ना, नायलॉन के बारे में। अब नायलॉन देखो, नायलॉन सबसे पहले आता है अपने पास नायलॉन 66, है ना। अब अगेन आपको इसमें कुछ पूरा याद नहीं रखना है, मैंने जैसे बताया कि इसमें जो ए और बी मोनोमर है वो क्या होंगे, बस वही याद रखना है। ए मोनोमर क्या होगा, एडपिक एसिड होगा, है ना। बी कौन सा होगा, हेक्सामिथाइल डायमीन होगा। जब उसको ऐड कर दोगे आप एन टाइम्स, तो ना आपको क्या देखने को मिलेगा, नायलॉन 66 देखने को मिलेगा, है ना। सिंपल चीज है, अगर बेसिकली थोड़ा रट्टा मारने वाला चैप्टर ही है, बट आपको तब भी मारना पड़ेगा, है ना। लास्ट में टेबल ही प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको पूरा ऐसा समराइज हो जाएगा ना। जैसे नायलॉन 66 था, वैसे नायलॉन 610 भी अपने पास, है ना। जैसे आपने लिखा भी होगा ये किस किस से बन रहा होगा, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ से ना, कुछ ज्यादा थ्योरी हो गई बट आपको यहाँ से कवर नहीं करना है। जस्ट मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ सो दैट आप इसको थोड़ा रीड कर पाओ ना, अगर आपको नीड पड़ रही है तो। वरना ये सब जो चीजें इसमें इतनी मेन नहीं है, अपने को जो मेन चीज वो यहाँ पे इसमें क्या रहती है, जो अपना यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि ये बनता किससे, वही यहाँ पे मेन है अपना ना। जैसे इसके बाद ये भी ध्यान में रख सकते हो ना, बेकेलाइट किससे बनता है। बेकेलाइट भी एक अच्छा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बेकेलाइट किससे बनेगा। यहाँ से दिया आपके पास एल्डिहाइड एफिनॉल है, उसको जब आप यहाँ से आपको पता हो ये रिएक्शन तो आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक में काफी बार पढ़ चुके होंगे ना। यहाँ से C डबल बॉन्ड O H कुछ ऐसा है ना। अब आपको पता हो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, तो क्या करेगा इस पे अटैक, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, अटैक करेगा तो ऐसे ओपन, और यहाँ से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा OH CH2 OH, है ना। देन आप इसको n टाइम्स रिपीट करोगे और एक ऑर्थो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो OH ग्रुप है ना, OH अल्कोहल ग्रुप है, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली जो ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे देखने को मिलती है, इसलिए जब आप इसको ऑर्थो पैरा वाले प्रोडक्ट मिलेगा, जब आप इसको n टाइम रिपीट करते हो तो यहाँ से आपको इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है बेकेलाइट पॉलीमर का, है ना, क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑफ बेकेलाइट, है ना, कुछ इस तरह से, है ना। एक तो नॉर्मली जो हमने पढ़ा था लीनियर पढ़ा था, ब्रांच पढ़ा था, है ना। एक नॉर्मल वाला ऑर्थो वाला अगर आपने रिपीट किया तो आपको लीनियर देखने को मिलेगा,
और उन्हें ऑर्थो और पैरा दोनों को आपने ऐड किया, है ना, कुछ इस तरह से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस लिंक देखने को मिलेगा, है ना, हमने जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एंड देन इसके बाद अपने पास जो है ये देखो, इसकी बात कर रहा था ना मैं लास्ट में, आपको बस इतना ही समराइज होना चाहिए कि किसमें आप कौन सा पॉलीमर नेम भी लिखा हो यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होगा उसका, और मोनोमर क्या होगा, जस्ट सिंपल आपको ये रीड आउट करना है यहाँ से। जैसे पोलिथ इथाइलिन है, उसमें फॉर्मूला क्या है, CH2CH2, और इसके मोनोमर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। कुछ एग्जांपल याद करना तो याद भी कर सकते हो इसके ना, इस सॉरी यूज क्या क्या है इसके, यूज भी याद कर सकते हो अगर, बट इतना नीड नहीं है आपको। एंड फिर इसके बाद आता है, अच्छा इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, वैसे आप पढ़ना सभी है बट थोड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ। इथाइलिन का आपको सभी को पता ही होगा। देन उसके बाद आता है PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड, है ना, उसमें ये मोनोमर रहता है। अच्छा मार्क कर देता हूँ ना साथ के साथ यहाँ से, इसमें इंपॉर्टेंट अपना ये पता होगा आपको, PVC ये भी रीड आउट कर सकते हो यहाँ से, पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ से इसका पॉलीमर दिया हुआ है ना, और यहाँ से इसका मोनोमर दिया हुआ है, कि मतलब आप इसको जब एन टाइम रिपीट करोगे देन आपको ये वाला पॉलीमर देखने को मिलेगा, एंड इसी को क्या बोलते हैं, PVC बोलते हैं यहाँ से, है ना। देन यहाँ से इसको याद रख लो, पेन पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। टेफ्लॉन भाई, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट वैसे सारे हैं बट तब भी कुछ कुछ चुनिंदा करवा दे रहा हूँ, सो दैट कि जो काफी रिपीट होने वाले थे ना, जैसे अभी बताया पेन हो गया, PVC हो गया, ये सभी क्या है ज्यादा थोड़े रिपीट होने वाले हैं, बट आप हैं ये बेसिक है तब भी आप इनको थोड़ी सभी को याद रख सकते हो, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, है ना। देन यहाँ से ये भी अच्छा है भाई, इसको भी याद रख लो। एंड ग्लिप्टल हो गया भाई, और ये भी, ये नायलॉन 66 मोस्ट इंपोर्टेंट, बोर्ड में हर बार पूछा जाता है ना। एंड 610 भी याद कर सकते हो, बैकलाइट जो हमने अभी देखा, है ना, मोनोमर एंड उनसे बनने वाले पॉलीमर की स्ट्रक्चर याद रखनी है आपको। रेसिन हो गया, है ना, बहुत यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, रेसिन, बहुत टाइप के ना, दोनों याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई ना, तो इसमें आपको पॉलीमर केमिस्ट्री में आपको याद क्या रखना था, मेनली जो बोर्ड्स में क्या पूछा जाएगा, जैसे हमने थोड़ी देर सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, बेस्ड अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हो गया ना, स्ट्रक्चर के बेस पे हो गया, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, एडिशन पॉलीमर है, कुछ कुछ डेफिनेशन वगैरह हो गई। एंड सबसे मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर जो अपना फॉर्मा का क्वेश्चन ऑप्शन टाइप होता है उसमें क्या आएगा कि नायलॉन 66 कौन से दो पॉलीमर से बनता है, कैसे बनता है, उसका मोनोमर क्या होगा, वो सब पूछे जाते हैं ना। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक देखना रहेगा ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉलीमर केमिस्ट्री समझ में आया होगा। एंड अगर आपको समझ में आया वीडियो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।